लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पर डिस्कस किया था और बेसिक चीज़ें जानी थी। 8 डिजिट होते हैं क्लासिफिकेशन के। अगर कोई लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो टेंशन मत लेना, समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम सही रेट पर पहुंच सकें। हमें अगर इस सामान पर ड्यूटी लगानी है तो ड्यूटी कैसे लगेगी? पहले तो इसकी वैल्यूएशन करो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, इफ़ इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 20 रुपये की पेन है, 10% टैक्स रेट, टैक्स कितना आएगा सर? 2 रुपये आएगा। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, पहले तो वैल्यूएशन और दूसरा टैक्स रेट। हम टैरिफ आइटम की बात करेंगे, वैल्यूएशन बाद के क्लासेस में सीखेंगे हम लोग, लेकिन आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन। और इस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो हम लोग का टैरिफ आइटम होता है वो सीटा पर डिपेंड करता है, सीटा 1985 पे। और सीटा 1985 को बनाने के लिए जो बेस लिया गया है दैट इज़ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ ने वाइडली एक्सेप्ट किया है। उसी को बेस लेकर के हमने टैरिफ आइटम्स बनाए हैं और ये 8 डिजिट बेस टैरिफ आइटम होता है। 8 डिजिट बेस टैरिफ आइटम होता है। 8 डिजिट में पहली दो जो डिजिट होती हैं वो 2 डिजिट आपके चैप्टर को बताती हैं। बाद की जो 2 डिजिट होती हैं वो हेडिंग को बताती हैं। बाद की जो 2 डिजिट्स होती हैं वो सब हेडिंग को बताती हैं। और लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं वो सब हेडिंग्स को बताती हैं। ये टोटल 8 डिजिट बेस्ड हमारा टैरिफ होता है। और हमें किसी भी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के लिए इन 8 डिजिट्स पर जाना पड़ता है ताकि हम उसके सही टैरिफ आइटम पर पहुंच सकें। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अच्छा, इसके लिए कुछ इंटरप्रिटेटिव रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स यानी अब कैसे हम किसी प्रोडक्ट को डिफाइन करें कि किस चैप्टर में जाएगा, किस हेडिंग या सब हेडिंग में फॉल करेगा, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। पेन और पेन की बॉडी दोनों में फर्क है। कार बिना सीट के दोनों में फर्क है। कोच ट्रेन का और बिना सीट के कोच दोनों में फर्क है। लेकिन आज हमारे कुछ भ्रम टूटेंगे। देखा जाए इंटरप्रिटेटिव रूल्स में टोटल 6 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? Interpretative rules of CETA, there are 6 rules in totality. There are 6 rules in totality. रूल नंबर 1, और हर एक रूल दूसरे को कंटिन्यू किए हुए है। रूल नंबर 1, ढंग से सुनना, यानी सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पे जाने की कोशिश करते हैं जब हमें इस प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत होती है ना। क्लासिफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि सही रेट पर पहुंच सकें, ना तो हम ज़्यादा टैक्स दे दें गवर्नमेंट को और ना कम टैक्स दे करके गवर्नमेंट का नुकसान करें, या गवर्नमेंट भी नहीं चाहती सामने वाला हमें नुकसान करे। तो जाहिर सी बात है कि हमको सही क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें पहला इंटरप्रिटेटिव रूल्स है। सुचित ना? अच्छा विक्की सुन, रूल नंबर 1, और मैंने कहा था दिस इज अ नॉर्मल रूल। लास्ट क्लास में मैंने हल्का सा हिंट दिया था और मैंने कहा था दिस इज अ नॉर्मल रूल, और हम लोग को अगर ये रूल नहीं भी दिया होता तो भी हम इसी को ही फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले सेक्शंस देखते हैं कि आखिर ये जो 20 सेक्शंस बने हुए हैं, 20 सेक्शंस और 96 चैप्टर्स, ये जो 20 सेक्शंस बने हुए हैं, मेरा प्रोडक्ट किस सेक्शन में आता है? ये पेन किस में जाता है? पेन एक हेडिंग बता, एक चैप्टर बता रहा है, सेक्शन बता रहा है एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और एक बता रहा है प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। किस में जाओगे? एनिमल रिलेटेड ना।
अच्छा प्लास्टिक, देखो ना इसमें पूछने की क्या बात है, सोचने, आप सही सेक्शन का चुनाव करिए, सेक्शन के बाद सही चैप्टर में जाओ, सही चैप्टर में जाने के बाद सही हेडिंग पर जाओ, और सही हेडिंग पर जाने के बाद सब हेडिंग, और उसके बाद सब हेडिंग अगर जरूरत पड़े तो। इज इट क्लियर? और आपको ये चीजें अपने आप डिफाइन करते हुए मिल जाएगा, सेक्शन आगे पूरे उस सेक्शन में किन चीजों को कवर किया जाएगा, प्लास्टिक के आइटम्स, ठीक है, उठा लो प्लास्टिक के आइटम्स। इज इट क्लियर? चलो, रूल नंबर 1 प्रोवाइड्स दैट द टाइटल ऑफ सेक्शन, टाइटल ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन का टाइटल होता है उससे हमें आइडिया मिल जाएगी। अच्छा, उससे मिल जाएगी, उसके आगे टाइटल ऑफ सेक्शंस, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस। Means if you just want to go to classify any product, we have to take the base of sections, chapters or sub chapters, and headings alone cannot be used for classification। केवल headings देखकर आप नहीं जाओगे, सबसे पहले आप चैप्टर देखोगे, एक सीक्वेंस बना हुआ है, you have to follow that sequence। The determination as to where the goods fall would be dependent on the relevant section and chapter notes contained in the tariff। हमें मत बताओ, हमें तो पहले से ही मालूम था कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। रूल नंबर 1 तो हम लोग पहले से जानते थे, हमको बताने की जरूरत न को। मिस्टर ए मैन्युफैक्चर्ड वुडन टेबल, बात खत्म। तो वुडन प्रोडक्ट्स पर चले जाओ ना, ऐसा चैप्टर चुनो जो हम वुडन टेबल्स हो, प्लास्टिक टेबल्स ना हो। कौन सी टेबल्स हो? वुडन टेबल्स। देयर इज नो एम्बिगिटी और कंफ्यूजन, यहाँ क्या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। While classifying the said product, hence the said product can be classified as wooden table। That's it. This is completion of your rule number 1। Is there any problem? क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? रूल नंबर 2 की बात करते हैं। हमें टोटल कितने रूल्स देखने हैं? 6 रूल्स देखने हैं। रूल नंबर 1 इज ओवर। रूल नंबर 2 बहुत आसान है, कहता है इफ मीनिंग ऑफ वर्ड इज नॉट क्लियर। ओके, अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही, रेफर टू ट्रेड प्रैक्टिस। तब हम किस में जाएंगे? ट्रेड प्रैक्टिस में जाएंगे। ये प्लास्टिक का सामान है। अब प्लास्टिक का एक सामान बना हुआ है, अब हम ये नहीं डिफाइन कर पा रहे वो चेयर है या टेबल है। वो बैठने के लिए भी यूज की जा सकती है और उस पर काम भी किया जा सकता है। कंफ्यूजन है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? जाएं तो जाएं कहाँ? If meaning is not clear or then refer to trade practice। If a trade understanding of a product cannot be established, find technical or dictionary meaning thereof of the term used in the tariff। We may also refer to this or other standard, but trade parlance is more important। यानी अगर आपको मीनिंग क्लियर ना हो पाए, फर्स्ट रूल पे आप गए, वहां तो हर चीज क्लियर कट था, लेकिन यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही, तो मीनिंग वो ड्रॉ करो जो पर्टिकुलर सामान की ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी है, या उस पर्टिकुलर सामान का टेक्निकल और डिक्शनरी मीनिंग निकल जाए। यानी मीनिंग निकालना पड़ेगा कि आखिर वो सामान है क्या, उसके बाद आप पर्टिकुलर टैरिफ में जा सकते हैं। ग्लास मिरर, अब बताओ ग्लास मिरर को क्या हम ग्लास ना बोल सकें? बोल सकते हैं ना। ऐसे कैसे बोलोगे? ग्लास मिरर और ग्लास में फर्क नहीं नजर आ रहा तुमको? ग्लास तो होता है जो आर पार दिखता है, मिरर वो होता है जिसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है। ग्लास को रखोगे तो दूसरे का चेहरा दिखेगा, ग्लास मिरर होगा तो अपना रिफ्लेक्शन होगा। सब्सटेंस लूज कर गया, ग्लास इज नॉट ग्लास नाउ, दिस इज अ मिरर। ऐसे कैसे आप सेम मीनिंग ले लोगे ग्लास और ग्लास मिरर को? ऐसे कैसे सेम मीनिंग ले सकते हो? ले सकते हो? बोलो, क्या दोनों की मीनिंग सेम ले लोगे? ग्लास मिरर और ग्लास एक ही चीज है। ग्लास का बना हुआ मिरर है, बट इट इज नॉट अ ग्लास। नाउ इट इज नॉट अ ग्लास, क्योंकि ग्लास की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, जबकि ग्लास मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। कहा गया ग्लास मिरर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ग्लास एंड ग्लासवेयर बिकॉज glass loses its basic characteristic after it is converted into mirror। It means that mirror has a reflective function। That's it। अच्छा एक बात बताओ, दंत मंजन है, पाउडर लाते हो ना? विकी, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं।
मास्टर जी मैं लाल दंत मंजन यूज करता हूं डाबर का, बोलता है ना, ऐड ऐसे ही आती थी कुछ पुराने जमाने में। याद होगी तो ठीक है, नहीं याद होगी तो यही था। पढ़ लो आगे, आगे पढ़ो मत। अब बताओ क्या हम इसको मेडिकल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते? अरे हाँ या ना? कॉस्मेटिक बोलोगे इसको, ये तुम्हारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। हाँ, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। जैसे चेहरे को साफ करने के लिए फेयर एंड लवली लगाते हो, उसी तरह दांतों को साफ करने के लिए पाउडर घिसते हो। हाँ भाई, क्या फर्क है दोनों में? क्या चेहरे पर वो फेयर एंड लवली लगाते हो का तो दवा लगाए हैं? नहीं, दवा लगाते हो चेहरे पर, मेडिसिन यूज करते हो कि कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करते हो? उसी तरह अगर दांत साफ कर रहे हो तो भी तो कॉस्मेटिक आइटम। देखो ना कितना माइन्यूट डिफरेंस है। और दोनों जगह जा सकता था, दोनों जगह जा सकता था। हम उसको मेडिसिन प्रोडक्ट भी बोल सकते थे, मेडिकल प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट, यहाँ उसको हम कह सकते थे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। लेकिन जा कहाँ रहा है ये? एक्चुअल में है क्या? ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अब बात समझ में आई? मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड दंत मंजन लाल। The SSC contended that the product DML was a DML यानी दंत मंजन लाल was a medicament under chapter subheading Falana and Dimaka. However, the stand of the department was that the said product was a cosmetic tooth powder classified under other chapter. तो उस पर डिसाइड यही हुआ कि टूथ पाउडर जो होता है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ना कि आपका मेडिसिन। अच्छा, ये दो रूल्स हम लोग को समझ में आ गए। रूल नंबर 1 था बिल्कुल नॉर्मल, हेडिंग, सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर्स, हेडिंग। देखो, केवल हेडिंग को देख करके डिफाइन मत कर लेना, केवल हेडिंग देख करके तुम लोग मत चले जाना। पहले सेक्शंस, फिर चैप्टर्स, फिर सब चैप्टर्स, फिर हेडिंग और सब हेडिंग, लाइन से चलना, पहला। दूसरा, अगर वर्ड्स क्लियर ना हो पाए तो ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी पर चले जाना, और अगर ट्रेड पैरेलेंस थ्योरी जवाब ना दे पाए तो डिक्शनरी की मीनिंग या टेक्निकल सेंस में उसकी मीनिंग निकाल लेना। बात समझ में आई? अब आते हैं रूल नंबर 3। अगर कोई सामान इनकम्प्लीट है या फिनिश्ड नहीं हो पाया है, अगर कोई सामान इनकम्प्लीट है या अनफिनिश्ड वे में है तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो उसको फिनिश्ड को मानते हुए हम उस पर ड्यूटी लगाएंगे, तो उसको फिनिश्ड वाला ही प्रोडक्ट मानते हुए उस पर ड्यूटी लगाएंगे। अरे बात तो वही हुई। कैसे सर? मैंने अभी आते ही थोड़ी देर पहले बोला ट्रेन का कोच है बिना सीट लगे हुए, तो क्या वो कोच नहीं है? कार बिना टायर के है, तो क्या वो कार नहीं है? कार टायर लगाना बाकी है, अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है तो कार ना। स्टीयरिंग नहीं है कार में, तो कार नहीं कहलाएगी क्या? कहलाएगी। बात समझ में आई? तो रूल कहता है इफ द इनकम्प्लीट, ये रूल नंबर 2A है। पहला रूल वही था, नॉर्मल सेक्शंस, और उसके बाद अगर वर्ड क्लियर ना हो तो ट्रेड पैरेलेंस में जाएंगे। आते हैं रूल नंबर 2A, जरा ढंग से सीखना। प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स स्पेसिफाइड दैट इफ द इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स, इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स हैव द एसेंशियल कैरेक्टर्स। अगर कार को आप कार मान रहे हो तो कार का तरह दिखना चाहिए। आप बोल सकते हो कार है लेकिन उसमें सीट नहीं है, कार है लेकिन उसमें स्टीयरिंग नहीं है, कार है उसमें टायर नहीं है, बोल सकते हो। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कार की है। अब एक टेम्पो दिख रहा है, अब कहोगे इसमें अगर टायर लग जाते नहीं कार बन जाती है। अरे ऐसे कैसे? अब ट्रक दिख रहा है, उसमें कहते 4 टायर लग जाते नहीं, कार का काम करती, 8 टायर लगे हुए। ऐसा नहीं है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हर सामान का अपना अलग होता है। तो कहा गया स्पेसिफिक। अब देखो ना, मार्केट में जाओ, कहो कि सर वो पेंसिल उठाइए, वो पेंसिल उठाइए, उठाओ वो पेंसिल उठाइए। अब वो पेंसिल उठाता कहता है भाई साहब ये पेंसिल नहीं पेन है, दिखता तो पेंसिल जैसा है।
दिखता तो उसको निकालो तो लगेगा कि उस पर जो आगे लीड है वो भी पेंसिल है, लेकिन जब लिखो तो पेन है, कंफ्यूजन है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पेंसिल है, वो क्या है, पेन है। तो स्पेसिफाइड दैट इफ द इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स हैव द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्लीट और फिनिश्ड गुड्स, then such goods would be classified in the same heading as the complete goods. Complete or finished goods would cover goods removed in unassembled or dismantled. छोड़ दो इसको। मोटर कार not fitted with the wheels or tires, अगर किसी कार में टायर और व्हील्स नहीं हैं, will be classified under the same heading as car. Mixtures or combination of goods fall under the different classification. अब ढंग से सुनना, यहां तक समझ में आया? मैंने पहले में बताया कि नॉर्मल आप सेक्शंस, चैप्टर, सब चैप्टर, हेडिंग्स सबको ध्यान में रखेंगे और लाइन से ध्यान में रखेंगे। अगर मीनिंग क्लियर ना हो पाए तो कहाँ चले जाएंगे आप, ट्रेड पैरेलेंस में। अगर वो भी क्लियर ना हो पाए तो डिक्शनरी की मीनिंग या टेक्निकल सेंस में मीनिंग ड्रॉ करेंगे। पहला रूल ओवर। दूसरे में बताया कि अगर इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स है तो उसको हम फिनिश्ड गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक, अगर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक अभी भी शामिल करता है तो उसको उसी हेडिंग में शामिल करेंगे। अब इसी रूल नंबर 2 का पार्ट नंबर बी कहता है, एनी रेफरेंस इन अ हेडिंग टू अ मटेरियल और सब्सटेंस शैल बी टेकन टू बी इंक्लूड अ रेफरेंस टू मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस विद अदर मटेरियल और सब्सटेंस। समझ में नहीं आया? द मोटर कार कंटेन्स द स्टीरियो। मोटर कार में एक म्यूजिक सिस्टम होता है, स्टीरियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। हेयर टू डिफरेंट प्रोडक्ट नेमली मोटर व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, hence we have to refer the rule 3 for solution. It means to say that अगर हम रूल 2 को लगाएंगे तो म्यूजिक सिस्टम पर कार वाली हेडिंग लग जाएगी। अगर म्यूजिक सिस्टम है, रखा हुआ है, कार है, वो आपकी मर्जी है वो म्यूजिक सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, कार के लिए। ये नहीं कि अपने घर का जो म्यूजिक सिस्टम होता है कहोगे नहीं नहीं चलो इसको कार में रख दो, क्यों खरीदा जाए, फिट ही नहीं होगा। लगा लोगे 5.1 चैनल लग जाएगा उसमें, लगा लोगे, कार के एक तरफ बैठने की जगह गायब हो जाएगी, है कि नहीं? कहने का मतलब ये कि हमारा वो सिस्टम अलग तरीके से डिजाइंड होता है, कार के लिए बनाया गया है। अब कार विदाउट सिस्टम चल सकता है, नहीं चल सकता। अब हम इसको क्या बोलें, म्यूजिक सिस्टम को कार बोलें क्योंकि तो कार में ही लगेगा, या उसको म्यूजिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट माने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स माने। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल 3 में, जहां पर कॉम्बिनेशन से कोई सामान बनता है। कार विदाउट टायर नहीं चलेगी, कार विदाउट स्टीयरिंग नहीं चलने वाली, हाँ या ना? तो अगर कार का स्ट्रक्चर खड़ा है बिना टायर के है तो कह सकते हो कि ये कार है। टायर अगर कोई कंपनी बेचती है तो ये नहीं कह सकते ये कार है, वो टायर ही कहलाएगा। अंतर समझ में आया? तो उसी तरह यहां पर भी म्यूजिक सिस्टम, it means to say that is applied or if any other reason goods are prima facie classifiable with 2 or more headings then classification shall be done under rule 3. रूल 3 से हम करेंगे अगर हमारे पास कोई संशय होता है चीज़ को क्लासिफाई करने में, अगर किसी चीज़ को क्लासिफाई करने में आपको डाउट है, एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है, ट्राई टू गो विद रूल 3, नॉट टू फॉलो देन रूल नंबर 2b। रूल नंबर 2a बताया कि हम अनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड गुड्स को कंप्लीट सेंस में देख करके ड्यूटी सेम हेडिंग में लगाते हैं। रूल 2b बोलता है कि हाँ, अगर किसी सामान पर अभी भी मीनिंग क्लियर ना हो पाए तो हम उसको स्पेसिफिक मीनिंग में ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप रूल 3 में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? रूल 3 में चले जाओ। और रूल 3 कहता है इफ एम्बिगिटी परसिस्ट फाइंड आउट व्हाट विच हेडिंग इज स्पेसिफिक। कौन सी हेडिंग स्पेसिफिक है? जरा एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग यूज फॉर मोटर व्हीकल इज मोर स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल। मैं फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग यूज फॉर मोटर व्हीकल इज मोटर लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग यूज फॉर मोटर व्हीकल। अब कार की इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, घर पे लगाओगे, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कार का निकाल कर लगा लोगे, उसकी फिटिंग बिल्कुल अलग होती है। तो उसी के लिए कहा कि अगर कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिकल आइटम्स को लेकर के, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल इज मोर स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। तो अगर आप
अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं और म्यूजिक सिस्टम कार में लगता है, स्पेशली डिजाइंड है कार के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है जो स्पेशली कार के लिए है, कार में लगता है, तो आप इसको रूल 2B में ना देखकर रूल 3 में चले जाओ अगर कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करता है। वो कहता है दिस इज द पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल, दिस इज द इलेक्ट्रिकल आइटम विच इज अ पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। इस सेक्शन और नोट्स पर चले जाओ, बात खत्म। इज इट क्लियर? तब उसको कार पे क्लासिफाई ना करना, उसके लिए सेपरेट सेक्शंस, उसे सेपरेट चैप्टर्स बना हुआ है, पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। इज इट क्लियर? उसको इलेक्ट्रिकल नॉर्मल आइटम भी मत ले लेना कि घर में लगने वाला बल्ब और कार में लगने वाला बल्ब एक नहीं है, दोनों अलग हैं। तो कहा गया एज क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल, नॉट द मोटर व्हीकल। क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल, अंडरलाइन कर लो, पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल अंडरलाइन कर लो, केवल मोटर व्हीकल को अंडरलाइन मत करना। क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। अच्छा, इफ प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व, बात नहीं, अगर प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं है तो भी आपको एसेंशियल कैरेक्टर पर जाना पड़ेगा। अगर मेरी मोबाइल में, ये लाओ कैलकुलेटर दो, मोबाइल लाओ, अब बताओ इसमें भी कैलकुलेटर और इसमें भी, ये भी कैलकुलेटर, तो क्या हम इस सेल फोन को कैलकुलेटर नहीं बोल सकते? काहे नहीं, पार्ट तो है ही नहीं पार्ट तो है ही नहीं, हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन आइटम इज टू कॉल सेल फोन, एंड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैलकुलेटर इज टू कॉल समवन। अच्छा, गड़बड़ है, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो यहां पर आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, अभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो पाए, अभी भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं, आपने मोबाइल खरीदी, आप मोबाइल बनाते हो, उसमें भले आपने दे रखा हो कैलकुलेटर, हम बिल्कुल डिज़ाइन देते हैं, तो वहाँ पर भले ही आपका डिज़ाइनदार कैलकुलेटर आए, अलग अलग कलर में आएगा, अंदर डिज़ाइन भर भर के आएगा, एक लाल से लिखेगा तो 2 काले से लिखेगा, 3 हरे से लिखेगा, लिखने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है टू कॉल समवन और सेल फोन। Cell phone which consists of calculator will be called as cell phone and not a calculator. It means to say that the classification should be done according to its main function and additional function may be ignored. Additional function may be ignored. अब आप गेम की तरह यूज कर रहे हो तो आप ये ना कहना कि ये प्ले स्टेशन है हमारा, नहीं कह सकते, ये हमारा गेम बॉक्स है, नहीं बोल सकते। भले आप सेल फोन लेते हो, उसका मेन फीचर है, उसमें बोला जाता है इसमें आप गेम आराम से खेल सकते हो, जाओ खरीदने के लिए तो बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा बात आराम से कर लोगे, क्योंकि वो तो मालूम है कि इसका मेन फीचर ही ये बात करना। हर सेल फोन से बात हो सकती है, 500 से लेकर के 50,000 तक बात आराम से होगी। वो जाते ही बताता है इसकी इतनी मेमोरी है, इसमें इतना गेम खेल सकते हो, इसमें इतना फंक्शन है, स्मूथ गेम चलेगा, मोड़ोगे तो ये भी मुड़ जाएगा, सीधा करोगे तो सीधा, वो बताता है, लेकिन वो उसका मेन फंक्शन नहीं हो, दैट इज अ एडिशनल फंक्शन। हाँ या ना? अच्छा, नेक्स्ट, इफ बोथ आर स्पेसिफिक। अब जो 2 चीजें आई किसी सामान की, 2 पॉइंट्स निकले, 2 मेन फीचर्स, और दोनों मेन फीचर्स, 2 फीचर्स और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। आई ना प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, किस सेक्शन में, किस चैप्टर में, किस नोट्स में, अगर वो दिक्कत हो तो ट्रेड पैरेलेंस में, टेक्निकल मीनिंग, साइंटिफिक मीनिंग या फिर डिक्शनरी मीनिंग, उसमें भी दिक्कत नहीं आई, आगे बढ़े। अनफिनिश्ड गुड्स, इनकम्प्लीट गुड्स, सेम हेडिंग में मानो, उसमें प्रॉब्लम आई तो उसको पार्ट अलग से मानो, पार्ट ऑफ द कार। उसमें प्रॉब्लम आई तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देख लो, एडिशनल फीचर्स इग्नोर कर दो। अब तक तो यही जाने ना, आगे चलें। लेकिन अगर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें मेन फीचर्स की तरफ वर्क कर रही हैं और हम अब कंफ्यूज हैं कि अब करें तो करें क्या। If both are specific or both are equally specific, find which comes last in the numerical order. Oh, latter is better. Latter is, अब हमारा जो 8 डिजिट कोड बना वो 80 40 79 8 ऐसे बना, और दूसरा इसका बना 7906, तो लेटर इज बेटर।
ये बाद में आता है। अगर दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं, तो जो बाद में आएगा उसी को हम इंपॉर्टेंट, उसी को बेस ले लेंगे। क्लियर है? कहा गया मैन्युफैक्चरर, अब सुनो कैसे, सुन लो। In case where the goods cannot be classified based on the above rules, they would be classified under the head appropriate to the goods into which they are most akin, जिसके लिए वो बनाए गए हैं। अगर कोई सामान ऊपर के किसी भी रूल में फॉल नहीं हो पा रहा, ना आप उसको नॉर्मली एम्प्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते रूल को, ना वो इनकम्प्लीट है, ना वो पार्ट है, दो फीचर्स भी नहीं हैं, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, तो कहा गया मैन्युफैक्चरर, जरा एग्जांपल समझना, विंडो मिरर फॉर द कार और फ्रंट मिरर ऑफ द कार। विंडो मिरर ऑफ द कार, खिड़कियों पर जो मिरर होता है, और फ्रंट मिरर ऑफ द कार। बताओ दोनों में कंफ्यूजन होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा, हाँ या ना? अगर कार में विंडो लगे हुए हैं, खिड़कियां हैं और दोनों में मिरर हैं, तो दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों मिरर एक जैसे, फ्रंट मिरर और विंडो मिरर दोनों के लिए अलग अलग हेडिंग्स हैं। आप दोनों की अलग अलग हेडिंग्स में जाएंगे, दोनों को एक हेडिंग में फॉल नहीं करवाएंगे। लास्ट, पैकिंग मटेरियल। अब इसके साथ प्लास्टिक की पैकिंग लगी, इसके साथ प्लास्टिक की पैकिंग लगी, कैलकुलेटर के ऊपर पैकिंग आई, दो सामान हो गए। अब आप सामान बेच रहे हो पैकिंग के साथ। पैकिंग मटेरियल इज ऑल्सो अ मटेरियल, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। पैकिंग मटेरियल एक प्रोडक्ट है, क्या करें? कहा गया पैकिंग मटेरियल इज टू बी क्लासिफाइड। अब बताओ, अगर मैं पेन को लेने जा रहा हूं, तो मैं पेन लेने जा रहा हूं या पैकिंग मटेरियल लेने जा रहा हूं? बात खत्म। तो पैकिंग मटेरियल इज द पार्ट ऑफ द पेन, पैकिंग मटेरियल इज द पार्ट ऑफ द पेन एंड इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड सेपरेटली। इसको हम अलग से सेपरेटली क्लासिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपीटेटिव यूज हो उस पैकिंग मटेरियल का, रेपिटेटिव यूज हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पी लेते हो, रख लेते हो, फिर कोई दूसरा पीता है, रख लेता है, फिर कोई तीसरा पीता है, रख लेता है, वो रेपिटेटिव यूज होता है पैकिंग मटेरियल का, तो उसको हमें अलग प्रोडक्ट मानते हुए अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तब हम उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा या प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट मानेंगे। क्या हो गया? एडिशनल कॉस्ट क्या पढ़ रहे हो? एक्साइज पढ़ रहे हो ना? एक्साइज में एडिशनल कॉस्ट क्या होती है? दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, बात खत्म। उसका टैक्स रेट दूसरा है, इसका टैरिफ रेट दूसरा, वो अलग टैरिफ आइटम में, ये अलग टैरिफ आइटम में। जैसे तुम लोग अगर ज्वेलरी का सामान लेने जाओ, बहुत अच्छी पैकिंग मिलती है, वो पैकिंग देख करके ही मन खुश हो जाता है। 50,000 का सामान रहेगा तो 4,000 की गोल्ड ज्वेलरी का केस रहेगा, 5,000 की गोल्ड ज्वेलरी का केस रहेगा, केस, हाँ या ना? रहता है ना? तो वहाँ अलग अलग करेंगे। चलिए, जो बचे खुचे अब क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एकिन बेसिस पर जाएंगे, मोस्ट एकिन टू द गुड्स इन क्वेश्चन। यानी अब कोई सामान है, पेन की तरह काम करता है, बट नॉर्मली वो पेन की तरह काम नहीं करता। नॉर्मल केस में मैंने 4,000 की पेन खरीदी, कौन बंदा होता है 4,000 की पेन लेकर के लिखने वाला? काम वही 100 रुपए की पेन, वही 4,000 की पेन, लोग 20-20 हज़ार की पेन खरीदते हैं, लेकिन है तो वो पेन ही, है तो वो पेन ही। भले उसमें ऊपर से ज्वेलरी लगा रखी हो, कैप निब आती है, जो लीड आती है वो सोने की होती है, मालूम है कि नहीं? देखा है कभी पेन? सपना देखे हो? करे, ठीक है ना? तो कहने वो पेन है, मोस्ट एकिन प्रोडक्ट, यानी उसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट, जो जहाँ पर वो सबसे अच्छी तरह से फॉल हो पाए, जिसको हम वो नाम दे सकें।
तो पेन इज पेन। इज इट क्लियर? ये आपके रूल्स थे। क्या थे? क्लासिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? यानी आपको टैरिफ आइटम तक पहुंचना है तो आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा।